दोस्तों आज मैं आपको विश्व की कुछ एक प्रमुख नहरों के बारे में बताऊंगा, यानी कैनाल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नहरें वो कृत्रिम जलमार्ग होती हैं जो किसी दूर दराज इलाके में पानी पहुंचाने के लिए काम आती हैं या फिर कोई व्यापार का मार्ग खोलने के काम आती हैं। ऐसे फर्क समझ सकते हो कि जो देश विकास कर रहे हैं वहां पर नहरें पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाती है और जो देश विकसित हो चुके वहां पे व्यापार के लिए नहरें बनाई जाती हैं। तो मैं आपको आज ऐसी ही नहरों के बारे में बताऊंगा जो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं और जिनसे सवाल भी घूम घूम के बनता है। शुरुआत हम लोग करेंगे सू नहर के साथ। ये सू नहर का नाम आपने सुना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर यह स्थित है। वहाँ पर यह सुपीरियर झील और हुरन झील को आपस में जोड़ती है, मतलब दो झीलों के बीच में जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। इसका महत्व ये है कि ये ग्रेट लैक्स जलमार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर एक ग्रेट लैक्स जलमार्ग है, उसी के बीच में ये आती है। होता क्या है कि यहाँ से कुछ बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को जाना होता है जिनमें माल भरा हुआ होता है। जैसे मालगाड़ी होती है वैसे ही मालवाहक जहाज़ भी होते हैं पानी के। उनको बाईपास करवाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है जिससे कि वो सीधा अटलांटिक महासागर पहुँच सके। तो इसलिए ये रास्ता बनाया गया है बाईपास करवाने के लिए। तो ये इसका महत्व है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ की ऊंचाइयों में बहुत फर्क है। मतलब जहाज को ऊपर जाना होता है और उसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर एक लॉक सिस्टम भी लगाया गया है। लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पर धीरे धीरे करके जहाज को ऊपर लेके जाया जाता है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह दरवाजों से उसे गुजारा जाता है और लगभग 6.4 मीटर की ऊंचाई पे इसको भेजा जाता है जिससे कि इजीली अटलांटिक महासागर में जा सके। अब इस रास्ते से लो अयस्क अनाज और अन्य तरीके का माल भी यहाँ से जाता है जो उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि ये आर्थिक महत्व के लिए ज़रूरी हो जाता है रास्ता। जैसे मैंने आपको बताया कि जो देश विकसित हो जाता है वो इसको व्यापार के लिए बनाता है नहरों को, तो ये इसी के लिए बनाई गई है। जलवायु की बात करें तो ये एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती है जहां सर्दियां ठंडी होती हैं और नहर का कुछ हिस्सा जम सकता है जिससे कि माल ले जाने में इनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सू नहर, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं वेलेंड नहर के बारे में जो कि कनाडा के अंदर स्थित है, जो ओंटारियो प्रांत है, आपको नजर आ रहा है। इसमें दो झीलें हैं, एक तो ओंटारियो झील और एक है एरी झील। तो उसको आपस में ये जोड़ती है और नियाग्रा प्रायद्वीप से गुजरती है। तो आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन काफी जरूरी हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको भी नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करके जहाजों को ऊंचाई पर पहुंचाना होता है। बिल्कुल सू नहर वाला केस है कि यहाँ पर भी जलप्रपात बहता है तो उसको बाईपास करना है। तो उसे पार करने के लिए यहाँ पर भी लॉक सिस्टम लगाया गया है जिसमें लगभग 8 लॉक्स हैं। आप देख सकते हो कि 8 लॉक को ये पार करती है और इस तरीके से ये 326 फीट ऊपर जाती है। मतलब ये जहाज जो है 326 फीट ऊपर ले जाया जाता है जो कि लगभग समझ लो 99.5 मीटर हो जाता है। देखो यहाँ पे लॉक सिस्टम लगा के जहाजों को ऊपर भेजा जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की जो भू आकृति है वो थोड़ी सी चट्टानी ढलान वाली है, यानी कि नियाग्रा एस्कार्पमेंट जिसको आप कह सकते हो। तो ऐसी भू आकृति के अंदर सीधा जहाज तो चलाया नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं। अब इतने बड़े लॉक सिस्टम को लगाने में जाहिर सी बात है खर्चा तो बहुत हुआ होगा। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जगह ग्रेट लैक्स और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो जगह जितनी ज़्यादा रणनीतिक होगी वहाँ पर उतना ज़्यादा खर्चा किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं गोटा नहर के बारे में। ये जो नहर है ये दक्षिणी स्वीडन के अंदर स्थित है जो कि बाल्टिक सागर को स्वीडन की 2 इंपॉर्टेंट झीलों से जोड़ती है। एक तो है वेटरन झील और एक है वेनरन झील। लेकिन आप इसको पूरी तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाल्टिक सागर को सीधा उत्तरी सागर से ही जोड़ रही है एक तरीके से, इसीलिए इसको बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 190 किलोमीटर लंबी है जिसमें 58 लॉक और प्राकृतिक झीलें शामिल हैं। अब 58 छोटे बड़े लॉक्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति ही ऐसी है। ये ऊपर नीचे ऊंचाई से होके गुजरती है। कभी ये किसी झील से गुजरती है, कभी किसी नदी से गुजरती है, कभी किसी खेत से, कभी किसी छोटे शहर से गुजरती है। यही कारण है कि इसके लिए इतने सारे लॉक्स लगाए गए हैं। इसका जो निर्माण है वो 19वीं सदी में किया गया था और ये स्वीडन की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है, एक बढ़िया प्रतीक मानी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बहुत से पर्यटक आते हैं नौका विहार के लिए और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा खर्च करके जाते हैं, तो काफ़ी कुछ कमा के देती है ये जगह इनको। इसके बाद बात करते हैं कील नहर के बारे में। ये जो नहर है ये उत्तरी जर्मनी के श्वेस्लिग हॉल्स्टीन राज्य से होकर गुजरती है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब देखो इसको बनाया क्यों गया। बनाया इसलिए गया क्योंकि ये जो जटलैंड प्रायद्वीप आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ाया है प्रायद्वीप वाली वीडियो के अंदर।
होता क्या था कि पहले जहाज़ों को इस प्रायद्वीप का पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता था, लेकिन इस रास्ते को कम करने के लिए बीच में 98 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम जलमार्ग बनाया गया, नहर बनाई गई जिसका नाम है कील नहर। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया की सबसे व्यस्त नहर मानी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा माल ढुलाई होती है, लेकिन चूंकि ये जटलैंड के अंदर ही अंदर है तो ज़्यादातर जो माल ढुलाई है वो अंदर ही होती है और बहुत होती है। कहने का मतलब है ज़्यादा जहाज यहाँ से गुजरते नहीं। इसका आर्थिक महत्व आप ये समझ सकते हो कि यूरोपीय व्यापार मार्ग को 460 किलोमीटर से छोटा कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको घूम के जाना होता था, अब ये सीधा बीच में से निकल सकते हैं जहाज, तो 460 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कट गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे इंडिया में मांझी द माउंटेन मैन थे, उन्होंने काट दिया था रास्ता। तो जो लोग पहाड़ को पूरा घूम के जाते थे या फिर पहाड़ से चढ़ के जाते थे, उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया रास्ता और छोटा हो गया। समझ लो 40 मील को 4 मील बना दिया। तो कुछ उसी तरीके से कील नहर का भी निर्माण हुआ था। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैनचेस्टर नहर के बारे में। ये जो नहर है ये उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में स्थित है और मैनचेस्टर शहर को आयरिश सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, लगभग 58 किलोमीटर लंबी ये नहर है और 5 लॉक्स से गुजरती है। इसका मतलब ये भी ऊंचाई पर ले जाई जाती है, लगभग 18 मीटर की ऊंचाई पर। इसका निर्माण 1894 में किया गया था और इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मैनचेस्टर के विकास के लिए इस नहर को बनाना जरूरी था, क्योंकि माल भी पहुंचाना था। इस नहर के अंदर जो पानी है वो कहाँ से आता है? मर्सी और इरवेल नदियों का पानी आता है। याद रखना, मर्सी और इरवेल नदियाँ, इसकी वजह से ये नहर चलती हुई रहती है। ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरीके से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से घिरी हुई है। कुछ नहरें होती हैं जो प्राकृतिक जगहों पे होती हैं, ये जो नहरें हैं ये कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच है, औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच है। इसके बाद आती है पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नहर बनी थी इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसने स्थल संधि को तोड़ा था। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर एक लंबा खतरनाक समुद्री मार्ग था पहले, लेकिन इसके बनने के बाद क्या है, रास्ता छोटा हो गया। अब आप बीच में से ही गुजर सकते हो। इससे क्या हुआ कि 2 महासागर भी जुड़ गए और इतना बड़ा जो रास्ता लेके जाते थे वो भी दिक्कत खत्म हो गई। तो इसीलिए पनामा नहर को बनाया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप बीच में से नहर बनाओगे तो ऊंचा नीचा जो स्थलाकृति है वो तो बीच में आएगा ही। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है। इस लॉक सिस्टम में पहले किसी भी जहाज को ऊपर उठाया जाता है। गाटून झील बनी हुई है जो कि कृत्रिम झील है, मतलब बनाई गई है ये भी। पहले गाटून झील तक इसको ऊपर उठाया जाता है जो कि लगभग 26 मीटर ऊंचा है, और फिर वहाँ से दूसरी तरफ से नीचे उतार दिया जाता है समुद्र में। तो पहले लॉक से ऊपर उठाएंगे, फिर वापस दूसरी तरफ से नीचे कर देंगे। इससे क्या हुआ कि आप अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में आ गए। तो इस तरीके से पनामा नहर काम करती है। खास बात यह है कि ये जो हिस्सा है ये भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यही कारण है कि यहाँ पर भारी वर्षा रहती है और उच्च आर्द्रता बनी रहती है। इतनी सारी बारिश और इतनी सारी नमी के कारण यहाँ पर बहुत से वर्षा वन भी रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि नहर बनाने के लिए इन्होंने वर्षा वनों को काटा था। जी हाँ, बहुत सारे पहाड़ी भूभाग को भी काटा था और वर्षा वनों को भी काटा था, तब जाकर के ये बना। यानी कि इसके अंदर भी बहुत पैसा लगा होगा। लेकिन आप सोच सकते हो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लिए जैसे घूम के जाना पड़ता था जहाज़ों को, वो बीच में से ही एक रास्ता तैयार हो गया। इसके बाद बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा। मिस्र के अंदर ये मौजूद है। जो भूमध्य सागर है जहाँ पर पोर्ट सईद बना हुआ है और लाल सागर है, उसको आपस में जोड़ने का काम जो है वो सुएज नहर करती है। यहाँ पर लॉक्स नहीं है, समुद्र तल पर बनी हुई है ये, कोई भी ऊंचाई नहीं है। यही कारण है कि सीधे सीधे जहाज जा सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 193.3 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी लॉक रहित नहर है। ध्यान से समझो कि जितनी भी नहरें बनाई गई हैं उनकी ऊंचाई में फ़र्क होता था, इसलिए लॉक सिस्टम लगाना पड़ता था। लेकिन ये दुनिया की एकमात्र सबसे लंबी नहर है जिसके अंदर कोई भी लॉक नहीं है। यहाँ के भूगोल की बात करें तो ये एक मरुस्थलीय इलाके से, रेगिस्तानी इलाके से गुजरती है, जहाँ ज़्यादातर जो ज़मीन होती है वो समतल होती है और साथ ही कुछ एक खारे पानी की झील भी पाई जाती है, जैसे कि ग्रेट बिटर लेक इसके अंदर पाई जाती है। तो इस इलाके से ही होकर ये गुजरती है। अब ये जिस तरीके से बनी है, इसने यूरोप और एशिया के बीच के व्यापार मार्ग को लगभग 8000 किलोमीटर कम कर दिया है। इसका मतलब किसी एक देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ये बहुत देशों के लिए फ़ायदेमंद है। पहले क्या होता था कि एक लंबा रास्ता लेना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था, तब कहीं जाकर के आप एशिया के अंदर व्यापार कर सकते थे, मतलब माल भेज सकते थे और यूरोप के अंदर माल भेज सकते थे।
इसके बनने की वजह से एक इम्पॉर्टेंट रास्ता बन गया, इसलिए पूरी दुनिया इस रास्ते पे नज़र टिका के बैठी रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने नहरों के ऊपर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, नहरें आपको समझ में आई होंगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और नहरें नहीं हैं, लेकिन ये वो नहरें हैं जिनसे सवाल घूम घूम के बनता है और जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत ज़रूरी मानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।